गुड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने कल बोला था कि आप लोगों को कल जो है वीडियो डाल दूंगा। जो भी सिविल डिसऑबिडिशन मूवमेंट का जितना भी टॉपिक या सब टॉपिक बचा हुआ है उसे मैं समाप्त कर दूंगा एक वीडियो में। तो कल मैंने बनाया भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपलोड यूट्यूब में हो ही नहीं पा रहा था। तो मैं बाद में चेक किया, मोबाइल देखा कि ये क्या इसमें तो फेल लिख दिया है यूट्यूब में। तो मेरा जो 1 घंटा का जो वीडियो मैं बनाया था वो मेरा बेकार चला गया, मेहनत बेकार चला गया। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा हूँ। आज फिर से मैं उस वीडियो को दोबारा जो है बना दे रहा हूँ सिविल डिसऑबिडिशन मूवमेंट पे। उसके बाद जो है एक टॉपिक और बच जाएगा, विजुअलाइजिंग इंडिया। तो आज ही वो टॉपिक को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मेरा मोटो है और मैं पहले से बोल रखा था कि संडे तक जो है आपका फर्स्ट चैप्टर जो है नेशनलिज्म इन इंडिया जो मैं पढ़ा रहा हूँ ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद मैं सिविक्स आप लोगों को टीच करूँगा, ठीक है। तो चलिए आज ही उसी क्रम में मैं बढ़ता हूँ आगे। और आप लोग प्लीज़ वीडियो आप लोग पूरा देखने के प्रयास करें, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कितने लोग देखो क्या किए हो। तो आप लोग पूरे वीडियो को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। यही मेरा मकसद भी रहता है और उत्साह भी रहता है कि भाई जो है आप लोग जिस हिसाब से मुझे ये प्यार देते हो तो और मैं मोटिवेट होता हूँ और आप लोग प्रयास करता हूँ कि अपने आप अंदर में एक इम्प्रूवमेंट लाते हुए जो है आप लोगों के समक्ष अच्छी स्लाइड और अच्छी टीचिंग्स को प्रेजेंट कर पाऊँ और आप लोग भी उसका भरपूर लाभ उठा करके मुझे अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करें, ठीक है। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा ये मुझे ये लाइन बोलने की ज़रूरत ना पड़े। लाइक, सब्सक्राइब एंड वाट एवर इट में भी, ठीक है। तो चलिए तो हमने देखा सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट क्या है? तो जिस तरह से मैं बता चुका था, सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट जो है, ये सिविल का मतलब क्या है कि रिलेटेड टू गवर्नमेंट जितने भी चीज़ है आपका, उसका पॉलिसी चाहिए, उसके जो है बनाए गए लॉज, वो सारे जो इंस्टीट्यूशंस, ये सारे रिलेटेड ब्रिटिश से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड सिविल। नॉट ओनली ब्रिटिश, आज भी जो है हम लोग सरकारी चीज़ को हम लोग सिविल ही बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी सिविल। तो डिसऑबिडियंस, तो डिसऑबिडियंस का मतलब क्या हुआ? डिसऑबिडियंस, तो आप देखोगे यहाँ पर डिसऑबिडियंस का मतलब जो होता है कि मतलब अब हम जो है ओबे नहीं करूँगा। किसका ओबे नहीं करूँगा? डिसऑबिडियंस, ठीक है। डिसओबीडियंस का मतलब हुआ कि अब जो है मैं ओबे नहीं करूँगा। किसका ओबे नहीं करूँगा? तो आप सिविल पढ़ रहे हो, जो भी उसके सिविल से रिलेटेड जितने भी चीज़ आते हैं ब्रिटिश के, उसके मैं आज्ञा को अब नहीं मानूंगा। गांधी जी इसी पर्पज़ से इस मूवमेंट को चालू किए थे कि अब तो ठीक है, हमने पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था कि आपको सहयोग नहीं करना है, लेकिन आप जो लॉज कानून बनाए हैं उसको हम फॉलो करेंगे, लेकिन आपको सहयोग भी किसी काम में नहीं करेंगे। लेकिन अब क्या किए गांधी जी कि अब बोलते हैं कि भाई अब जो है कॉलोनियल रूल्स जितने भी है हम लोग उसका डिसऑबे करेंगे, ठीक है। यानी कॉलोनियल रूल्स, यहाँ पर देखिए कॉलोनियल रूल्स। तो ये कॉलोनियल रूल्स क्या है? तो कॉलोनी तो जैसे आप समझते हो कि जैसे ब्रिटिश हमारे आए थे और इंडिया में पूरा जो है राज्य कैप्चर कर लिए थे। ये इंडिया के जितने भी लैंड है उसको उन्होंने क्या किया था? कैप्चर कर लिया था। किस लिए? यहाँ के लैंड रिसोर्सेस और जितने भी रिसोर्सेस उसके अपने यूटिलाइज करने के लिए, मतलब उनका रिजर्व ये पार्ट्स बन गया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कॉलोनी। जैसे आप भी देखते हो कि मोदी सरकार ने या किसी सरकार ने कॉलोनी बसाया, ये कॉलोनी, ये कॉलोनी, ये कॉलोनी, है ना। तो उसी तरह से वहाँ कॉलोनी लगाया, बना दिया कि भैया यहाँ से मेरा प्रॉफिट होना है ब्रिटिश ने, और वहीं पर कुछ लॉज बना दिया। उसी लॉज के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर काम हुआ करता था उस कॉलोनी में, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कॉलोनियल लॉज। तो अब सपोज कर लो एक चेरी सॉरी, सपोज कर लो एक आपके एरिया है, चेरी एरिया है, और चेरी एरिया में सपोज के लिए लॉज बना हुआ है कि भाई लॉज में है कि 6 बजे के पहले जो है गेट के बाहर नहीं जाएगा, और 10 बजे के बाद जो है कोई अंदर नहीं आएगा, और तरह तरह के जो है नियम कानून बनते हैं। तो उसको आपको बाध्य होना पड़ता है मानने के लिए। एक नियम बन गया और उसी को आप लोग फॉलो करते रहते हो, ठीक है। तो उसी तरह से कॉलोनी बनाई गई थी ब्रिटिश के। हमारे जो ब्रिटिश का कॉलोनी था इंडिया, वहाँ पर लॉज चलते थे ब्रिटिश का, उसका कोई हम लोग अगेंस्ट नहीं कर सकते थे। कोई उसका जो है
वायलेशन नहीं कर सकता था। अगर करता था तो हम लोग को जो है पनिशमेंट के रूप में ब्रिटिश जो है कई तरह से जो है लॉज एक्ट ला करके हम लोग के सामने रख दिया करते थे। तो वो कॉलोनियल लॉज हुआ। तो इसी तरह से हमारी बात क्या हुई कि ये पूरे कंट्री में जो है अब ये बात आ गई कि भाई गांधी जी बहुत दिमाग वाले आदमी थे, है ना। ब्रिटिश में पढ़े, लंदन में वो पढ़े, अपना जो है लॉ पूरा कंप्लीट किए लॉज, तो दिमाग वाले तो थे ही। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि भाई कि अगर हमको मास मूवमेंट ये पूरे नेशन वाइड में चालू करना है, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूरे मास लेवल पर तो था लेकिन पूरे नेशंस के लोग उसमें यूनाइट नहीं हो पाए थे। लेकिन ये सोचे थे कि भाई ऐसा कॉमन चीज़ ले कि सारे लोगों का वो कॉमन चीज़ हो और कॉमन एक्सप्लॉयटेशन के चलते सब यूनाइट हो जाए। तो क्या चीज़ होगा देनी, तो उन्होंने सोचा कि डेली यूज का चीज़ लेते हैं। तो डेली यूज में सोचना कि सॉल्ट उन्होंने रख लिया। क्यों सॉल्ट को लिया, नमक को कि उसने चुना गांधी जी ने, क्योंकि ये सॉल्ट को गरीब भी यूज करते थे, अमीर भी यूज करते थे, मिडिल क्लास के भी, और सारे जितने भी कम्युनिटी के लोग थे सारे यूज करते थे। लेकिन दिक्कत क्या थी यूज करने में, दिक्कत थी कि इसमें हाई टैक्स लगते थे। ये मान लो कि अमीर है या जिनके पास पैसे वो तो टैक्स दे करके सॉल्ट खा लेते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं खाने के लिए दो रोटी, तो वो नमक जो साधारण चीज़ है, बेचारे अगर रोटी भी मिल जाए तो नमक के साथ खा लिया करते हैं। चावल है तो उस पर बेचारा जो है छिड़क करके किसी तरह जो है नमक के खा, बिना नमक के तो आपका खाना टेस्टी हो ही नहीं सकता है। तो ये टैक्स पर भी जो सॉल्ट पर भी टैक्स लगा के रखा था ब्रिटिश ने, ठीक है। तो और दूसरी कंडीशंस क्या थी कि भाई जो ये सॉल्ट कोई बना नहीं सकता है ना, कि ओनली ब्रिटिशर्स कैन हैव मोनोपोली ओवर टू जस्ट प्रोड्यूस सॉल्ट, है ना। इंडियंस वेयर डिनाइड टू जस्ट प्रोडक्शंस ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्ट जो है उनको मैन्युफैक्चर करने का जो है अधिकार नहीं दिया गया था, किनको, इंडियंस को, ठीक है। इंडियंस को वो जो है सॉरी ये बीच में डिस्टरबेंस हो गया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि सब जगह जो है जितने भी डेमोन्स्ट्रेशंस होने लगा, जब जैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ गांधी जी के द्वारा, तो सारे खुशी का लहर दौड़ पड़ा कि भाई गांधी जी आ गए हैं, अब वायलेशन करना हमारी जो है एक ताकत मिलेगी। जो हमको डर लगता था कि कैसे हम वायलेट करें, गांधी जी इज हियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, गो अहेड। सब निकल पड़े, ठीक है। सब मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, बनाने लगे, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज के सामने डेमोन्स्ट्रेट करने, देख भैया तेरा हम जो है कानून तोड़ रहे हैं, क्या चीज़ का, नमक जो तुम बोला था कि नमक नहीं बना सकता है, केवल हमारा अधिकार है, तुम लोग का अधिकार नहीं है, देख हम तो एक फैक्ट्री के सामने कर रहे हैं। ये पावर कैसे आया उनके पास, उत्साह कैसे आया, वनली ड्यू टू गांधी जी। उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस लगाया, अवज्ञा करो, डिसोबे करो, देख लेंगे जो होगा होगा। तो ये क्या हुआ कि इसमें जो है हम देखते हैं कि जैसे ही मूवमेंट जो है चालू होता है, सब में जो क्या होता है, फॉरेन क्लॉथ्स जितना भी बॉयकटेड किया गया, लिक्वर शॉप्स, जो मैंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो भी चीज़ उन्होंने रखा था वो सिविल डिसोबीडियंस में भी उसको जो है इनाइट किया गया कि भाई जो है आप कपड़े नहीं लोगे, शराब नहीं पियोगे, है ना। पीजेंट्स लोग जो है लैंड रेवेन्यू देना बंद कर दिया, चौकीदारी टैक्स देना बंद कर दिया। चौकीदारी मतलब ये जो पहरादारी, जो आपके कॉलोनी में जो पहरा देते हैं उनके बदले क्या देते हैं, पैसा देते हो ना पहरेदार को, तो वही चौकीदार टैक्स है। मतलब गाँव के जो चौकी मैंने पहरा दी जाती थी, दैट इज कॉल्ड चौकीदारी टैक्स, ठीक है। तो विलेज ऑफिशियल जितने भी विलेज में, जैसे अभी आज भी पंचायत लेवल पर, सेक्रेटरी लेवल पर जो होते हैं काम करने वाले, मुखिया को असिस्टेंट करने वाले, तो उसी तरह विलेज के ऑफिसर थे, उन लोग भी रिजाइन करने लगे, है ना। तो देखते हैं कि इसका असर जो है व्यापक रूप से जो है हमारे पूरे भारत में पड़ने लगा, ठीक है। फॉरेस्ट लॉज जो है वायलेटेड करने लगा था। फॉरेस्ट लॉज में क्या था पहले कि कोई जो है ग्रेजिंग नहीं कर सकता था, अपने जानवर को ले जाके उस फॉरेस्ट में चरा नहीं सकता था, या फॉरेस्ट का कोई प्रोडक्ट्स लेकर के नहीं आ सकते थे। तो ट्राइबल्स लोग भी जो है डिनाइड रहते थे, भाई ये कैसा एक्ट है। लेकिन जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हुआ, सभी को पावर आ गया, एनर्जी आ गया, वाह गांधी जी यार, नो प्रॉब्लम, अब जो होगा देखा जाएगा, भाड़ में जाए तेरी नियम, बाहर में तेरा अब कोई कानून मानूंगा नहीं, कोई तेरा पॉलिसी नहीं मानूंगा ब्रिटिश। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हो गया इंडिया में, गांधी जी ने कह दिया है ना। तो यहाँ से
क्या हुआ कि सारे वायलेशन शुरू होने लगा पूरा ऑल ओवर इंडिया में। इससे चिंतित हो गए बेचारे अंग्रेज लोग। अब अंग्रेज लोग सोचने लगे कि ये क्या हो गया भाई, ये गांधी जी ने क्या चमत्कार कर दिया। पहले जो है हमारा तो बोलता था असहयोग करेंगे, अब बोलता है सीधा सीधी चैलेंज करता है जो तुम करना है कर लो, तुम्हारा कोई पॉलिसी तेरा जो है नियम कानून हम नहीं मानेंगे। अंग्रेज लोगों का ये तो बड़ा धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा। उन लोग तो एकदम आग बबूला हो जाएंगे। तो क्या करेंगे उन लोग सारे जो है कांग्रेस लीडर को एक एक करके अरेस्ट करना शुरू कर देंगे। और जैसे अरेस्ट करेंगे तो जो लीडर्स के साथ जो पीछे लाइन में खड़े हुए हैं जनता लोग, क्या वो चुपचाप रहेंगे? उन लोग तो कह रहे हैं भाई यही लीडर के चलते तो हम लोग आवाज उठा रहे हैं, इसको जेल में ले जाएगा, चलो विद्रोह करो, है ना। तो सब जो है विद्रोह पर उतर पड़ते हैं। तो ये क्या हुआ कि वायलेंट हो गया। जैसे यहाँ देखो दिस, यहाँ पर आप इस लाइन को देखते हैं, दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस, ठीक है। वायलेंट क्लैशेस हो गया विथ मैनी प्लेसेस। तो अब्दुल गफ्फर खान एक जो है गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। अब्दुल गफ्फर खान ये क्या थे, महात्मा गांधी जी के बहुत बड़ा चेला भी थे। इनको भी 1930 में जो है क्या किया गया, अरेस्ट कर लिया गया। अब क्या है कि अब्दुल गफ्फर खान जो है ये जो देखो अफगानिस्तान के जो है फ्रंटियर गांधी भी इनको बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन के आता है, हु इज नॉन एज फ्रंटियर गांधी? तो आंसर यूज अब्दुल गफ्फर खान। तो फ्रंटियर गांधी क्योंकि ये फ्रंट, ये जो बॉर्डर पर जो है अफगानिस्तान के एरिया में यहाँ पर लीड कर रहे थे एक दूसरे गांधी जी के रूप में, हूबहू गांधी जी ही कहो, उनका चेला, तो वो लीड कर रहे थे, इसलिए इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, ठीक है। तो इनको भी जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। जब अरेस्ट कर लिया जाता है तो क्या होगा कि जितने भी गुस्साए हुए भीड़ होते हैं सड़क पर उतर जाते हैं। जो पेशावर, ठीक है, ये देखिए पेशावर में, तो पेशावर कहाँ है, पाकिस्तान में भी है, ठीक है, शहर है वहाँ पर पेशावर, वहाँ पर ये पड़ता है। तो वहाँ भी जो है सड़कों पर जो है अब जो उग्र भीड़ हो गई। तो उग्र भीड़ हो गई तो क्या किया, ब्रिटिश लोग जो है एकदम गाड़ी से लैस जो है एकदम हथियार उथियार जो है चलाना शुरू कर दिए, बॉम्बिंग करने लगे, अरेस्ट करने लगे, है ना। ये सारी जो है स्थिति बिगड़ गई एकदम, मैंने एकदम खून बहाने वाला सिस्टम हो गया अंग्रेजों के तरफ से। और गांधी जी भी जो है जब उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। तो वहाँ के इंडस्ट्रियल वर्कर जो है सोलापुर का, सोलापुर कहाँ पड़ता है, ये महाराष्ट्र में होता है, वो लोग भी क्या करते हैं जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, मेन लीडर को ही अरेस्ट कर लिया जाता है। तो मेन लीडर जब अरेस्ट होंगे तो भाई जनता तो और आग बबूले हो जाएंगे। तो उन लोग क्या करेंगे, गुस्से में जो है पुलिस पोस्ट को जलाने लगते हैं, म्यूनसिपल बिल्डिंग को जो है तोड़ने लगते हैं, कोर्ट्स को जो है रेलवे स्टेशन सब जगह बॉयकट होने लगा। मतलब भारी तबाही जो है मचने लगी चारों तरफ, ब्रिटिश की तरफ से भी और इंडियन की तरफ से भी, है ना। तो गवर्नमेंट जो है डराने के लिए जो है एक बहुत ही जो है रिप्रेशंस, मतलब दबाने के लिए जितना भी हद तक जा सकते हैं इस मूवमेंट को वो गए। चाहे बच्चे हो, महिलाएं हो, बूढ़े हो, सबको मारो, कोई भी आने चाहिए। भूल गए वो लोग मानवतावाद कि अरे भाई हम लोग बच्चे को देखते हैं तो ममता आ जाती है, चाहे दुश्मन के बच्चे हो चाहे अपने बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। वो जो है ब्रिटिशर लोग जो हैं कितने शर्म से भरे हुए लोग थे। इज्जत कहाँ मिलेगी शर्म से वाले लोगों को, हम लोग तो इज्जत भी नहीं देते हैं। वो आज के डिप्लोमेसी के कारण जो है हम लोग दे दिया करते हैं लंदन इंग्लैंड, लेकिन उस समय जो है आग बबूले होते थे। कोई ब्रिटेन था एकदम मारो थप्पा है, दो स्थिति थी। तो हम लोग जो है वुमेन को भी नहीं छोड़ते थे, चिल्ड्रन को भी नहीं छोड़ते थे, सबको मार देते थे। लगभग आप देखते होंगे कि लगभग 1 लाख जो है यहाँ पर लोग जो है मारे जाते हैं, ठीक है, 1 लाख देखो यहाँ पे अरेस्टेड कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है, तो अब तो देखो जब दोनों तरफ खून बहा रहा है, गांधी जी क्या चुपचाप बैठेंगे? गांधी जी क्या थे, हमारे शांति प्रिय नेताजी थे, और वो किनके पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे। हिंसा तो देखना उनका जो है आँख में घुसता ही नहीं था, बंद कर लेते थे, भाई अहिंसा क्यों हो रहा है। तो इतने बड़े मास लेवल पर देख रहे हो, बच्चों को मारे जा रहे हैं, महिलाओं को प्रताड़ना करे जा रहे हैं, बूढ़े लोगों को छोड़ा नहीं जा रहा है, बॉम्बिंग कर दिया जा रहा है, उड़ा दिया जा रहा है मशीन गन से, ये सारी चीज़ कर दिया जा रहा है। गांधी जी परेशान, लो भैया मेरी तरफ से जो है अब मैं सरेंडर करता हूँ, मैं तो चाहता था कि भाई इसमें हिंसा ना हो, और हिंसा हो गई। तो इस तरह से ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी क्या करेंगे, वापस लेंगे। तो वापस ऐसे नहीं लेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो जो है
समझौता करेंगे। किनके साथ? वो समझौता करने चले जाएंगे जो उस समय के जो हम लोग वाइसरॉय थे इंडिया के, उसके साथ जो है करेंगे। तो उस समय कौन थे? वो थे इरविन, लॉर्ड इरविन थे उस समय। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन के आता है कि सिविल डिसओबीडिएंस मूवमेंट के समय में इंडिया का वाइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन जो थे, तो गांधी जी चले गए कब? 5 मार्च 1931। यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकल करके आपका 1 नंबर का आ जाता है कि गांधी और इरविन के बीच में जो पैक्ट होता है कब होता है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपका आंसर यहाँ होगा। तो डेट के साथ याद कीजिएगा। अब एग्जामिनेशन थोड़ा सा टफ बनाने के लिए ऐसा कर दिया है कि कई सारे बच्चे जो हैं केवल ईयर याद कर लेते हैं। मान लीजिए 6 मार्च, 5 मार्च, 10 मार्च दे देगा, तब तो फिर वहाँ उलझ जाओगे, फंस जाओगे कि भैया ये ईयर तो याद है लेकिन जो है वो डेट ही याद नहीं है। तो हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस आजकल जो है थोड़ा सा कंपटीशन लेवल थोड़ा सा टफ कर दिया है, तो इसलिए आपको जो है ये भी तो सब सारा डेट याद नहीं करना ही इंपॉर्टेंट चीज, चूंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो सोचो इतनी बड़ी घटना हो रही है सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट, इतना मास स्ट्रगल पूरे नेशन वाइड पर गांधी जी के द्वारा शुरू की गई है, और इस स्ट्रगल में जो है देखते हैं बहुत सारे खून बहते हैं। तो गांधी जी क्या करेंगे? तो पैक्ट ही ना करेंगे, तो इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए इस समय जो है ये पैक्ट करने जाते हैं, समझौता करने जाते हैं इरविन के साथ। कब? 5 मार्च 1931। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है डेट के साथ, ईयर भी, तो याद रखिएगा। ठीक, तो गांधी जी क्या हुआ, दोनों में क्या दोनों में समझौता हुआ, वो हम लोग अभी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब जो है गांधी जी जो है पैक्ट तो कर लिए। तो ये देखो हम पहले भी बताए थे कि गांधी जी क्या थे, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंडिया में होता है। ठीक है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होता है वो भी हम बता दिए थे कि भाई ये कॉन्फ्रेंस होता है, मतलब एक मीटिंग होती है, कई सारे ग्रुप्स के लोग साथ एक साथ बैठ करके जो है उसमें किसी मुद्दे पर चर्चा होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, और कहाँ हुआ था? सब लंदन में हुआ था। ये भी आप याद रखोगे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था। तो ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया के जितने भी सदस्य थे वहाँ पर लंदन गए थे बात करने के लिए इरविन के साथ। लेकिन इरविन देखिए भाई कांग्रेस तो आया ही नहीं है, मेन पार्टी तो वही थी उसमें, और उनके बिना जो है कोई भी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर कोई वहाँ पर निष्कर्ष निकाला जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और कांग्रेस उसका बॉयकॉट कर देता है भाई कि मैं हम क्यों मानेंगे इस मीटिंग को, आपके इस जितने भी यहाँ, ठीक है हमारे इंडियन की तरफ से सारे को लोग गए थे, लेकिन क्या कांग्रेस में तो सब मेन लीडर्स थे, वही तो लीड कर रहे थे सारे मूवमेंट। तो इरविन ने देखा है भाई कि जब कांग्रेस है ही नहीं तो इस मीटिंग का क्या फायदा, तो वो फेल्योर हो जाता है। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जाते हैं किस पैक्ट के अनुसार? तो यहाँ भी क्वेश्चन बन करके आपका एक रेडी हो जाता है कि गांधी जी जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे? तो आपको याद रखना होगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। और दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि कांग्रेस जो है किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, तो वो भी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से यह गांधी जी ही गए थे अटेंड करने के लिए उस मीटिंग को। ठीक है, लेकिन वहां पर क्या होती है, जब समझौता आता है तो समझौता क्या हुआ था, तो गांधी जी बोल दिए थे कि भाई ठीक है हम जो ये मास लेवल जो सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट शुरू किए हैं, चलो हम इसको सस्पेंड कर दे रहे हैं, और जितने भी आपने अरेस्ट किया है हमारे लोगों को सबको छोड़ दीजिए। तो और इरविन ने भी समझौता किया कि ठीक है हम चलो आपकी बात मान लेते हैं, सब कर देते हैं, लेकिन आपको सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेना पड़ेगा। और बस उनका यही चीज था। ठीक है, तो गए गांधी जी वहां पर गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, लेकिन वो वहां पर बात नहीं बनती है, और गांधी जी जो है वहां से गुस्सा होकर के लौट जाते हैं। क्यों? गांधी जी जो है देखिए यहाँ पर आपने देखिया हो गया कि मैंने जो बता दिया कि रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स, क्या क्या उनके समझौते हुए थे वो यहाँ लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन वो निगोशिएशन जो है ब्रोक डाउन हो गया, जो समझौता हुआ था दोनों के बीच में जो है वो टूट जाता है। गांधी जी और इरविन के बीच में जो समझौता जो है निगोशिएशन जो वहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा करके होती है वो सक्सेस नहीं करता है, और वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस छोड़ करके जो है इंडिया आ जाते हैं। ठीक है, तो क्यों आ जाते हैं इसका आंसर आगे भी है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि क्योंकि वहाँ पर जो है B.R. अम्बेडकर के चलते जो है वहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं गांधी जी। B.R. अम्बेडकर साहब जो है वहाँ पर मांग रखते हैं कि भैया हमारे जो है डिप्रेस्ड क्लास हम लोग हैं, एक्सप्लॉइटेड क्लास हैं, इसलिए हमारा जो इंडिया में एक जो है सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, और सेपरेट जो है वहाँ पर हमारी जो है एक रिजर्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो गांधी जी बड़ा गुस्सा हो गए
हम पूरे भारत को यूनाइट करने चले हैं और आप जो है इंडिया को बांटने की बात कर रहे हैं, ये कैसे हो जाएगा? कैसे? वो देखो, समझो यहाँ पर सपोज कर लो कि ये मान लो कि पूरा एक घर है, ठीक है। अब इस घर में मान लो कि तुम्हारा पापा मम्मी चाचा चाची सब रहते हैं, एक साथ घर में रहते हैं, ठीक है। यहाँ का मुखिया सब चाहते हैं कि सब जो है, जो घर के जो हेड हैं, चाहते हैं कि सब एक साथ रहें। लेकिन ये एक बंदा जो है यहाँ पर सपोज कर लो, आपको चाचा जो हैं वो कहते हैं कि भैया जो है हमको अलग कर दीजिए, हम सब अपने तरह से खाएंगे, अपने मर्जी से करेंगे, ये करेंगे। तो बताओ इसका जो हेड होगा, मुखिया होगा, वो गुस्सा होगा कि नहीं कि हम जो है परेशान हैं, पूरा दिन रात कमाते हैं कि तुम लोग सब खुश रहो, सब यूनाइट हो, और तुम आकर के कहता है कि भाई जो है हमरा अलग कर दो? गुस्सा होगा कि नहीं होगा? तो गांधी जी तो वही कहते थे गांधी जी भी कि भाई जो है हम यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप यहाँ बोलते हैं डिप्रेस क्लास। मतलब कि मान लो कि ये पूरा जनसंख्या है और यहाँ पर पूरा जो है डिप्रेस क्लास है, जिसको आज डिप्रेस क्लास को आज हम लोग एसी बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, ठीक है। उसमें डिप्रेस्ड क्लास बोला जाता था। तो वो डिप्रेस क्लास क्यों है? सपोज कर लो कि यहाँ पर जो भी वोटिंग होगी तो यहाँ के जितने लोग होंगे वो केवल जो है एसी नेता ही खड़ा होंगे और एसी लोग ही वोट देंगे। ये क्या बात होगी? बात ये तो पाकिस्तान वाली बात होगी कि हो गई कि नहीं हो गई, कि भी मुस्लिम लोग है, मुस्लिम लोग का ही कैंडिडेट होगा, मुस्लिम लोग ही उसको वोट देगा। तब तो इसी चलते तो जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की मांग रख दी। तब तो कल जो है बी आर अम्बेडकर साहब भी कहेंगे कि भाई इंडिया में हमारा जो है एक अलग रख दो भाई, यहाँ एसी लोग का है, हमारा अलग राज्य चलेगा यहाँ पर। तो एक ही देश में दो कैसे कानून चलेगा, कैसे सब बात बनेगी? तो गांधी जी इसी बात से जो है गुस्सा होकर के बी आर अम्बेडकर से वापस जो छोड़ करके मीटिंग चले आए। कहाँ पर आ गए? इंडिया में। और उन्होंने क्या की? देखा कि भाई कि यहाँ पर गवर्नमेंट तो और फायर हो गया, जैसे छोड़ कर आए तो इरविन फोन किया है और जो है वहाँ पर जितने भी नेता हैं सबको पकड़ो। छोड़ के गया है, गांधी बताते हैं इसको, मीटिंग छोड़ के गया है और जो है आग बबूला हो गया। और जो है वहाँ पर जितने भी कांग्रेस लीडर हैं, जितने भी लीडर उस समय जो खड़े हुए थे, सपोर्ट कर रहे थे सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट को, सबको जो एक एक करके जो है उसको पकड़ लिया जाता है, ठीक है। तो और कांग्रेस पार्टी को क्या कर दिया जाता है? इलीगल घोषित किया जाता है, डिक्लेयर्ड इलीगल। इलीगल का मतलब है गैर कानूनी। मतलब आप संस्था को मैंने मान्यता दिया था कि आप ठीक है अपने हिसाब का आपका कानून होगा, अपना होगा, ये करेंगे, ठीक है। लेकिन इलीगल अब जो नियम चालू करोगे, अब जो भी करोगे वो इलीगल होगा, क्योंकि मुझसे पूछ कर नहीं किया, गवर्नमेंट से पूछे नहीं किया, वो अब गैर कानूनी है। सपोज कर लिया कोयला जो है सरकार का हक में होता है, कोयला जो है खदान से जो है माइन से जो है लेकर के वो बेचते हैं तो सरकार का है। लेकिन अगर चोरी छिपे जगह अगर कोई हम लोग पब्लिक लोग उसको निकाल करके अगर ले जाते हैं बेचते हैं तो इलीगल है, गैर कानूनी है। क्यों? क्योंकि उस पर कानून का अधिकार सरकार का है, आपका नहीं है। उसी तरह इस कांग्रेस पार्टी का भी जो पॉलिसीज ये सब जो भी बनेगा, अब उस दिन से जो है डिक्लेयर कर दिया गया, घोषणा कर दिया गया कि भाई वो इलीगल होगा, गैर कानूनी होगा, ठीक है। और क्या किया गया कि भाई जो वहां पर जो है बहुत सारा जो है मूवमेंट चालू होता है, ठीक है। तो वहाँ पर बॉयकट्स होने लगा, ठीक है। मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशंस, मीटिंग सबको जो है क्यों किया गया था इस तरह से, ताकि जो है भविष्य में इस तरह का कोई मीटिंग्स नहीं हो, कोई प्रदर्शन नहीं हो, कोई बॉयकट्स नहीं हो। इसलिए ब्रिटिश ने जो है जितने भी लीडर्स कांग्रेस लीडर को थे और कांग्रेस को इलीगल घोषित किया, इसी कारण से, ताकि भविष्य में ये सब चीज़ नहीं करोगे, क्योंकि कांग्रेस ही तो है और गांधी जी तो ही है कि भाई जो है पूरे लीड करता है मूवमेंट को, और उसके पीछे पीछे डेमोन्स्ट्रेशन इतनी बड़ी जुलूस निकल जाती है और सब नारा लगा लेते बॉयकट बॉयकट बॉयकट, भाई भाई जो है उसका विरोध करो विरोध करो, कोई मीटिंग नहीं होगी। इसलिए सबको क्या किया? जेल में डाल दिया। तो इससे क्या हुआ? महात्मा गांधी जो है बड़ा परेशान हुए। जो गांधी जी इरविन पैक्ट किए थे, याद कीजिए 5 मार्च 1931 को, उनकी भाई जो है इस मूवमेंट को क्या कर रहे हैं? सस्पेंड कर रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। लेकिन गांधी जी वापस आते हैं और गुस्से में फिर से इसको रीलॉन्च कर देते हैं, फिर से इसको शुरुआत कर देते हैं। गांधी जी रीलॉन्च द सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट, फिर से चालू कर देते हैं। लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं चला, 2-3 साल चला और ये खत्म हो जाता है। अपना जो उसकी गति होती है, वो मोमेंटम जो होती है, ये लूज कर जाता है सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट में। क्यों लूज हो जाता है? क्योंकि भाई जो है कोई भी एक जोश में एक ही बार तो भर सकता है ना। अगर सपोज कर लीजिए कि अगर हम बोले कि चलो जी लड़ना है किसी आदमी से, तो तुम लोग मानते हो कि हाँ ये लीडर है, हमारा बढ़िया लीडर है, ये बोल रहे हैं तो चलो लड़ लेते हैं। अब लड़ा दिए और आगे जाकर के एक समझौता कर देते हैं, यार ठीक है ना, हम लोग दोनों कहे लड़ रहे हैं, चलो हटाओ ना, सस्पेंड करो ना लड़ाई को। और फिर हम आके बोलते हैं लड़ाई सस्पेंड, छोड़ दो, हटाओ, नहीं करो। तो तुम लोग तो उमंग से आए थे लड़ने के लिए, फिर जो है बैक हो गए और कुछ दिन के बाद फिर हम आएंगे,
फिर कहेंगे ये चलो आ जाओ। तो हो सकता है कुछ लोग आएंगे और कुछ नहीं आएंगे, जितना पहले आए थे उतना नहीं आएंगे, और धीरे धीरे उन लोग भी कहेंगे तो ये तो ऐसे ही बोलते हैं, लड़ो अब मारो शांत करो, अपने करते हैं कुछ करने भी नहीं देते हैं हम लोग को। तो वही था, जनता लोग भी जो है अपने अपने काम में ध्यान देने लगे, गांधी जी को उतना फिर वैल्यू नहीं देते हैं। तो ये बात बनती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो इसीलिए यहाँ एक आपका सब टॉपिक निकल करके आ जाता है कि इस टॉपिक को, इस जो है मूवमेंट जो चला था, तो पार्टिसिपेंट्स जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट किए थे, तो कौन कौन पार्टिसिपेंट किए होंगे, तो सबका अपना अपना दुख होगा, पीजेंट्स का अपना दुख होगा, है ना, बिजनेसमैन का अपना दुख होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग का अपना दुख होगा, सारे लोगों का दुख होगा। तो इसलिए इस मूवमेंट में शामिल होंगे, और सब कोई इस मूवमेंट को जो है अपने अपने हिसाब से जो है परसेप्शन कर रहे होंगे, जिससे नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में हमने देखा था। उसी से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी जो है जितने भी कम्युनिटी के लोग आए थे अपने अपने हिसाब से उसको समझ पा रहे थे, और अपने स्वार्थ के लिए इसमें मूवमेंट में शामिल हुए थे। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब देखते हैं हम लोग कि हाँ, अब इन कंट्री साइड देखते हैं कि स्वराज, स्वराज का मतलब उन लोग के लिए क्या था। जो स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मतलब जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ही नहीं दिया गया था। याद करो लाहौर सेशन में, उसी में ने कहा गया था कि भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है बड़े मास स्तर पर शुरू करेंगे, और हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, स्वराज चाहिए। लाहौर वाला याद कीजिए, 1925 में लाहौर का कांग्रेस सेशन में उसमें डिमांड हुआ था, तो स्वराज का मांग किया गया था। तो वही स्वराज का मीनिंग जो है सब कोई अपने अपने हिसाब से इसमें सब कोई जो है अलग अलग तरीके से समझ रहे थे। कोई चाहते थे स्वराज मतलब अपना राज, तो कोई पीजेंट्स लोग को वो क्या करना पड़ता था, रेवेन्यू देना पड़ता था। वो चाहते थे कि भैया ये रेवेन्यू नहीं हो, हमारा अपना राज हो, हम जो भी कमाते हैं हम ही रखे, प्रॉफिट किसी को ना दे, है ना। तो उसी तरह इंडस्ट्री लोग भी जो चाहते होंगे कि भैया जो हम यहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं, तो ब्रिटिश का प्रोडक्शन जो है हम के कारण जो है हमारा जो जितने भी प्रोडक्ट्स है वो नहीं बिक पाता है, सेल नहीं हो पाता है, इसलिए जो है इंपोर्ट्स को बंद कर दिया जाए। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो टर्म्स आएगा, वो भी अभी हम समझाएंगे, क्लियर कर देंगे। जो विदेश से जो हमारे यहाँ आता है दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट, और हमारे देश से जो बाहर जाता है उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो जो बाहर से जब प्रोडक्ट्स नहीं आएगा तो हमारे इंडिया में क्या होगा, जो हम लोग बनाएंगे वही चीज़ सेल होगा। तो इंडस्ट्री लोग, इंडियन इंडस्ट्री यही चाहते थे कि भाई जो है उसका बंद कर दिया जाए, हमारा प्रोडक्ट्स हो। तो ये मौका मिल गया सिविल डिसोबीडियंस में कि ओह ये स्वराज यही हमारा राज दिलाएगा, हटाओ इसको। इस तरह से सब कोई अपने अपने स्वार्थ में अपने तरीके से उसको समझ रहे थे, स्वराज का मीनिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। क्लियर। तो अब इसी तरह से एक एग्जाम्पल है आपके किताब में कि यहाँ पर देखिए एक कंट्री साइड मतलब जो है गांव की तरफ जो है पीजेंट्स कम्युनिटी जो है इसमें स्वराज को अपने तरीके से उस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स को समझते हैं। तो जैसे गुजरात में एक कम्युनिटी होते हैं पट्टीदार, जैसे हमारे इंडिया में जो होता है ना मुंडा मांझी, इस तरह से कम्युनिटी होती है। उसी तरह से जो है वहाँ पर भी कुछ पीजेंट्स का एक ग्रुप है जिनको बोला जाता है पट्टीदार्स, यानी गुजरात में जो होते हैं उसको बोलते हैं पट्टीदार। और जो उत्तर प्रदेश में एक कम्युनिटी पाया जाता है पीजेंट्स का, उसको बोलते हैं जाट्स। तो ये दोनों जो होते हैं रीच पीजेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, वहाँ पर अमीर जो है किसान के श्रेणी में इन लोग आते हैं। तो इन लोग क्या किए थे, इस मूवमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेंट किए थे। क्यों किए थे भाई, इन लोग तो रीच थे। तो भैया रीच को भी, जैसे अभी मुकेश अंबानी को क्या है, इतना पैसा है, लेकिन वो जो है वो मोदी सरकार को, मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ भाई, ये आप सब भी जानते हो कि खुले छूट देते हैं। मोदी सरकार जो है उनको बहुत खुले छूट देते हैं बहुत तरह के। क्यों? क्योंकि वो जो है उनको फंडिंग करते हैं, पैसा देते हैं, इसलिए जो है उनको भी वो सपोर्ट करते हैं। उसी तरह से ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये रीच होते हुए भी एक्टिव हुए, उनको तो कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत थी अमीर, ये जो अमीर थे रीच थे ये लोग पीजेंट्स लोग, दिक्कत नहीं थी, उनका अपना स्वार्थ था। क्या स्वार्थ था वो अभी हम लोग आगे देखते हैं। क्यों, कैसे वो आए, इस शामिल होते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो उन लोग क्या थे, उन लोग चाहते थे कि उन लोग कौन सा क्रॉप्स उग जाते थे, कमर्शियल क्रॉप्स। तो कमर्शियल क्रॉप्स आपने पढ़ा हुआ ज्योग्राफी में क्या होता है, तो वैसे क्रॉप्स जिनसे जो है नकदी फसल आता है। नकदी फसल का मतलब क्या है, मतलब डायरेक्ट बेचो और तुरंत पैसा आ जाए, जैसे काजू है, किशमिश है, मसाले हैं, है ना, ये सारे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल क्रॉप्स। ठीक है,
तो ये उस समय क्या होता था, कमर्शियल क्रॉप्स जो था वो उस दिनों जो है हमारा जो है याद कीजिए, उस समय जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारी क्षति हुई थी हमारे पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कहो तो पूरे वर्ल्ड में जो है क्षति हुई थी, क्योंकि हमने बताया था कि लोन लेकर के और ये किए थे। इकोनॉमिक डिप्रेशंस आया था उस समय वर्ल्ड में। इकोनॉमिक डिप्रेशंस क्या होता है? इकोनॉमिक डिप्रेशंस का मतलब होता है, देखिए एक तो दो चीज़ हुआ है, एक ट्रेड डिप्रेशन और इकोनॉमिक डिप्रेशन। डिप्रेशंस का मतलब क्या होता है कि चौपट, धंधा चौपट हो जाना, नुकसान हो जाना, उनकी कमाई कम हो जाना, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। ठीक है, जैसे कैसे बोलता है डिप्रेशन में चला गया, मतलब बुद्धि अभी बढ़िया से काम कर रहा है, लेकिन जो आदमी जो बोलता है डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन में लग गया, सोचने समझने की शक्ति कम होगी, जो जैसे पहले सोचता था नॉर्मल वे में, वो बेचारा दुखी रहता है, सुख नहीं रहता है। उसी तरह यहाँ पे ट्रेड भी सुख नहीं है, मतलब वो हाइट पर नहीं है, उन ट्रेड फ्लोरिश नहीं है, डेवलप नहीं हो पा रहा है, डिप्रेशन में चल गया। तो इसका कारण जो है था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था कि सारे किसी के पास पैसा नहीं है तो भैया आपका सामान कौन लेगा। जैसे कोरोना काल में हमने देखा है ना, सबकी नौकरी चली गई, लोगों के पास उतना, फैक्ट्री बंद हो गई, स्कूल कॉलेज बंद गए, सबके पास, किसी के पास पैसा नहीं है तो सामान लेगा कौन? सारे उद्योग धंधे जो है चौपट हो गई, है ना, ट्रेड एकदम बिल्कुल बंद हो गया। तो वही चीज यहाँ पर होता है, ट्रेड डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि प्राइसेस जो होता है कम हो जाता है। सपोज कर लीजिए कि आप सुनते होंगे कि किसान लोग जो है टमाटर रोड पर फेंक दिए, प्याज फेंक दिए। क्यों फेंकते हैं भाई? क्योंकि उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, खरीदार नहीं है कोई, उनके पास पैसा ही नहीं, तो आपका खरीदेगा कौन? तो प्रोडक्शन आप इतना कर दिए तो उससे क्या करेंगे मजबूरन कि 1 रुपये टमाटर ले लो, 2 रुपये टमाटर ले लो, मजबूर होते हैं लेने के लिए। जो सड़ जाता है, गल जाता है, सब फेंक देते हैं, बट फेंक ही दो, इतना 1-2 रुपये के चलते क्या होगा? तो वही स्थिति उस समय हुआ कि फॉलिंग प्राइसेस हो गया। किसके कारण? ट्रेड डिप्रेशन के कारण। और ट्रेड डिप्रेशन किसके कारण हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण। ठीक है, तो ये सब कनेक्ट करके आप उसको देख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, अब क्या होती है बात, यहाँ पर होता है समझने वाली बात है कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए था उसमें? गवर्नमेंट को केवल क्या चाहिए था? रेवेन्यू चाहिए था। ठीक है, वो उसको कुछ मतलब नहीं था कि आपका जो है डिप्रेशन चल रहा है, आपका क्रॉप्स बर्बाद हो गया है, कि आप बीमार हो, उनको कोई मतलब ही नहीं पड़ता है, उनको बस रेवेन्यू चाहिए तो चाहिए। अब इनकी जो है जितने भी कमर्शियल ट्रेड थे, जितने भी पीजेंट्स थे, एक तो उनका क्रॉप्स खत्म हो गया, उनका इनकम कम हो गया, और ये महाशय लोग जो बोलते हैं कि हमको टैक्स देबे करो, तो क्या करेंगे भाई? मजबूरन टैक्स देना पड़ता था। तो इनको एक ऑप्शंस के रूप में मिल गया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। भैया अवज्ञा करो, नहीं देंगे, क्या कर लेगा? अब तक तो तुमको हम देते थे रेवेन्यू, अब नहीं देंगे। इसीलिए उन लोग कूद पड़े इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। और गांधी जी यार नो प्रॉब्लम, संभाल लेंगे वो बाबा। ठीक है, इसलिए सब कूद पड़े इस मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। आ रही बात समझ में ना? तो सबका अपना अपना स्वार्थ होता है। जिस तरह से सपोज कर लो कि आपको कोई किसी लड़के ने मार दिया, मैं एक एग्जांपल दिया, फाइटिंग होती है और आपको मार खा जाते हो। ठीक है, तो अब किसी दिन जो है जिस लड़के ने मारा है वो कहीं रोड पर पिटा रहा है और चारों लोग मिलकर मार रहा है, तो तुमको भी मौका मिला है, आज हम भी हाथ साफ कर लेते हैं, मारते हो उसको। मौके की तलाश में रहते हो ना? बस यहाँ वही सिचुएशन है, मौके की तलाश में थे इन लोग और मौके की तलाश मिल गया आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के रूप में, है ना? तो सबको अपना जो है यहाँ पर हाथ साफ कर लेगा जिस कारण से हो, है ना? तो चलिए, तो इसमें यही बात बनती है। तो ये रिच पीजेंट्स लोग जो थे, इन लोग क्या थे? सपोर्टर थे, इसीलिए इन लोग सपोर्टर हुए। इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, रिच बिकम इंथुसियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो रिच पीजेंट्स लोग थे, इंथुसियास्टिक सपोर्टर मतलब खुशी खुशी से उन लोग जो है सपोर्ट कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। तो अभी हम लोग बता दिए कि क्यों सपोर्ट कर रहे थे खुशी खुशी, है ना? तो इन लोग जो है अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लिए, भैया चलो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, अब हम लोग को मिल करके करना है कि नो रेवेन्यू। ठीक है, तो सब इसमें आने लगे। और इन लोग क्या करें कि स्वराज, तो इन लोग का सिविल डिसोबीडियंस में कूदने का, उन लोग जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को किस रूप में देखे, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में स्वराज को अपने किस हिसाब से देखा? हाई रेवेन्यू के खिलाफ। उन लोग का हाई रेवेन्यू था ना, उन लोग हाई रेवेन्यू मांगते थे ब्रिटिश लोग। किससे? ये रिच पीजेंट से। तो स्वराज को कैसे उन लोग समझा?
हाई रेवेन्यू को इसमें शामिल करना है कि भाई अब हाई रेवेन्यू हमको नहीं देना है, रेवेन्यू देना ही नहीं है, डिसऑबे कर देना है। तो स्वराज को उन लोग अपने अपने इस हिसाब से समझा कि वो अब इससे मुक्ति मिल जाएगा। स्वराज मतलब अपना शासन अपने तरीके से सब कुछ करना है, हम ब्रिटिश के द्वारा की चीज़ को क्यों करें। तो स्वराज का मीनिंग इन लोग ये समझ लिए कि भैया हाई रेवेन्यू हमको नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन अगर आ भी जाता है कि सपोज कर लो कि सिविल डिसोबीडियंस में जो है रिच पीजेंट्स और रिच पीजेंट्स लोग जो हैं स्वराज को किस रूप में देखा, तो हाई रेवेन्यू के रूप में उन्होंने देखा, स्ट्रगल अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू, बस ये लिख देना है। ठीक है, तो आपका 1 नंबर हो गया पक्का, क्लियर। तो इस तरह से आप लोग जो है क्वेश्चन को फ्रेम भी कर सकते हो, समझते समझते जब चीज़ें समझ में आने लगती है तो दिमाग में जो है आंसर भी आपका रेडी होने लगता है, इसके लिए नहीं चिंता करना है। ठीक है, अब तो देखे, लेकिन यही लोग बाद में जो है डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं गांधी जी के मूवमेंट से। कब, जब वो लोग देखते हैं कि गांधी जी तो गए थे भाई वहाँ टॉक करने के लिए सिविल डिसोबीडियंस के, और वो जो है गांधी जी जो फिर आकर के जो है क्या करते हैं, जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो जाते हैं तो क्या करते हैं, समझौता करते हैं ना इरविन के साथ कि भाई हम सस्पेंड कर दे रहे हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। इससे नाराज हो जाते हैं उन लोग, कौन, पीजेंट्स लोग, कि भाई कितना अच्छा मूवमेंट था, हम लड़ाई लड़ रहे थे अपने स्वराज के लिए, ये अगेंस्ट हाई रेवेन्यू के खिलाफ, और ये जो गांधी जी बोलते हैं बंद करो। बात समझ में आ रही है। तो जब इसलिए फिर से जब गांधी जी आते हैं, रिस्टार्ट करते हैं मूवमेंट को, तो इसमें क्या होते हैं, मेनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट, रिफ्यूज कर दिए कि भाई हम लोग अपने धंधे वाले आदमी हैं, गांधी जी के उत्साह में हम लोग आकर के उनका सपोर्ट भी कर देते हैं, इनका कब मूड खराब होता है तो इसको कॉल ऑफ कर देते हैं, और फिर जब मूड जब बनता है तो कॉल ऑन कर देते हैं। तो हम लोग बटन है क्या, कभी दबाओ तो आ जाओ, कभी ऑफ करो तो भाग जाओ। रिफ्यूज कर देना है, बाबा अब हम लोग को काम करने दीजिए, आप अपना चलाइए। तो इस तरह से हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी देखेंगे कि ये भी जो है फेलियर हो जाता है। तो ये तो हुआ रिच पीजेंट्स के केस में कि स्वराज उन लोग कैसे अपना समझे थे। वहीं पर पुअर पीजेंट भी होंगे भाई, तो ये किनके खिलाफ होंगे, तो कि ये पुअर जो पीजेंट्स लोग थे, ये छोटे छोटे टीनेंट्स, कल्टीवेटिंग लैंड था, तो मतलब लैंड उधार पे दे दिया जाता था। सपोज करो एक बंदा है ए, इसके पास लैंड बहुत है, ये बी है इसके पास कोई लैंड नहीं है, तो इसको दे दिया लैंड, ले भैया तुमको लैंड दे देते हैं, इस पर खेती करो, और जो इसका हम इसके बदले तुमसे टैक्स लेंगे, रेंट लेंगे, हर महीना जो है 100 रुपया लेंगे। अब 100 रुपया की उसकी खेती भी नहीं होती है और उसको 100 रुपया देना पड़ जाता था। सपोज को लिए 50 रुपया की खेती कर पाता था, तो 50 रुपया तो बेचारा किसी तरह से कर लिया, 50 रुपया कहाँ से लाएगा, तो जो कमाया वो भी उसको देना पड़ जाता था, लगा करके एक्स्ट्रा 50 रुपया 100 रुपया ले भैया एक को। तो कहीं न कहीं इसके मन में, जो ये छोटे मन में है, तो स्वराज का मीनिंग इसका क्या होगा कि भैया जो रेंट हम दे रहे हैं उसको, उसके खिलाफ अब हम उसको भी रेंट नहीं देंगे। अरे बस सुने, तो इनको इस पुअर भी जो है कूद पड़ेंगे इसमें, है ना, पुअर लोग भी इसमें क्या करेंगे, शामिल हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कि कैसे ये लोग होता है। तो डिप्रेशन जैसे भी जैसे बढ़ते चला गया, कंटिन्यूड होते चला गया डिप्रेशंस, मतलब कौन सा डिप्रेशन, ट्रेड डिप्रेशंस, है ना। तो वो डिप्रेशन जैसे जैसे बढ़ा तो कैश जो है उनका जो है आधा होते चला गया, सभी का जो हो गया, चाहे पीजेंट्स का, जो रिच पीजेंट्स का तो आधा हो ही गया था, तो छोटे वाला का क्या औकात है भैया, वो तो बेकारे हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो उनके लिए बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाएगी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पे देम देयर रेंट, है ना। तो रेंट उन लोग को दे ही नहीं पाते थे, इसलिए उन लोग क्या करते थे कि उन लोग जो इस मूवमेंट में चालू हुए थे, शामिल हुए थे, यही सोच के हुए थे कि जो अनपेड रेंट है, जो हम रेंट नहीं दे पाए हैं, उस लैंड लोन को जो है माफ़ कर दिया जाए, हम लोग नहीं चुका पाएंगे, इसको माफ़ कर दिया जाए, डिप्रेशन चल रहा है भाई, ये जितने भी हमारा बकाया है उसको माफ़ कर दिया जाए। ये समझ करके जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पुअर लोग भी कूद पड़ते हैं कि भाई मेरा भी मांग जो है पूरी हो जाएगी स्वराज का या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। तो पुअर लोगों का हिसाब ये था, ठीक है, कि उन लोग जो है दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंड टू रेमिटेड, माफ कर दिया जाए,
है ना। तो और क्या किए थे, तो उन लोग का, और जो छोटे वाले लोग जो थे ना, तो उस समय देश दुनिया में बहुत सारे रेडिकल मूवमेंट्स चल रही थी। रेडिकल मूवमेंट्स का मतलब क्या, क्रांतिकारी मूवमेंट चल रही थी, चेंजेस वाले मूवमेंट चल रही थी, जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट, ये दो वर्ड आती है, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट। तो हम देखते हैं कि यूएसए में रसा में जो अभी गवर्नमेंट चल रही है, कौन की सरकार, तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होती है वहाँ पर। जैसे हमारा इंडिया सीपीआई पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है ऑफ इंडिया, है ना। तो ये लोग होते हैं। और ये सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब होता है कि ऐसा ग्रुप के लोग होते हैं कि वो चाहते हैं कि भाई जो पैसा है किसी एक के पास कंसंट्रेट नहीं हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, जितने भी इंडियंस हो। जैसे हमारे इंडिया में क्या, मुकेश अंबानी के पास जितने भी दुनिया का पैसा है, तो कुछ 2% के पास इंडिया के में है। जितने अमीर लोग हैं, बिरला, टाटा, ये सब यही लोग के पास पैसे हैं, हम लोग तो के पास तो इतना पैसा है नहीं। तो सोशलिस्ट कहते थे कि नहीं भाई, कोई अमीर गरीब नहीं, सबके पास इक्वली पैसा होता है, इट इज कॉल्ड सोशलिस्ट, है ना। तो ये सोशलिस्ट क्या कहेंगे कि भाई पीजेंट्स, जो पुअर पीजेंट्स है, इनका मूवमेंट को लीड करेंगे सोशलिस्ट लोग, कि इनका कहना रहता था कि भाई जो भी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा सब में इक्वल होगा। तो ये लोग भी सोचते हैं कि भाई जो हम लोग छोटे छोटे खेत में जो है रेंट लेकर के जो है प्रोडक्शन करते हैं और रेंट भी देना पड़ता है, इससे छुटकारा पाने के लिए जो है इस मूवमेंट में शामिल हो जाओ, जो सोशलिस्ट लोग जो है चलाते हैं। और कम्युनिस्ट लोग भी वही चीज़ है, जस्ट मिलता हुआ है, ठीक है ना। तो ये लोग भी वही है, लेकिन वर्कर्स में इसमें ज़्यादा जो है दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है। तो वो दोनों फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज होता था, तो पुअर लोग इसमें सपोर्ट किए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज बात होती है, लेकिन इशूज माइट अपसेट द रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, ठीक है ना। तो ये सब जो हो रही थी बात, ये देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं, रेजिंग इशू माइट सेट अप द रिच एंड पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स। कांग्रेस लोग जो थे ना, पुअर का जो बात थी, जो मांग थी, उसको वो रेज करने में, हाईलाइट करने में इच्छुक नहीं थे। क्यों नहीं इच्छुक थे? क्योंकि उन लोगों को डर था, कांग्रेस लोगों का, कि अगर हम इनके मांग को अगर पूरा करते हैं तो हो सकता है जो रिच पीजेंट्स लोग हैं उन लोगों का जो है हम लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन लोगों को दुख कर सकते हैं, उन लोग हो सकता है बुरा मान जाए। क्यों बुरा मान जाए? तो कांग्रेस ऐसा क्यों चाहती थी, क्यों सपोर्ट कर रहे थे? क्योंकि हमने बताया कि पीजेंट्स, रिच पीजेंट्स लोग हैं, सारे सपोर्टर्स को एक लाए थे और फिनेंशियल असिस्टेंस भी दे रहे थे। कांग्रेस का मजबूत हो रहा था, तो वो तो उनकी स्थिति दुविधा में थी भाई, कि अगर पुअर को करते हैं तो जो है रिच वाला को जो है हमको छोड़ना पड़ जाएगा, और जब उनको छोड़ देंगे तो मेरा जो है मूवमेंट जो है थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाएगा। तो इस डर से जो है पुअर लोगों का जो डिमांड था, कांग्रेस लोग जो नहीं चाहते थे कि इसमें हम शामिल करें, उनको अवॉइड किया, नेग्लेक्ट करने की कोशिश किया गया। अरे बस में इसलिए जो है पुअर पीजेंट्स और कांग्रेस के बीच में जो दूरियां बढ़ गई, वो बाद में देखेंगे कि पार्टने से भी नहीं पड़ता है, ठीक है। इसीलिए लास्ट लाइन में आपका लिख दिया है, रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेन अनसर्टेन। क्यों लिखा गया है कि दोनों में अनसर्टेन क्यों था, दोनों के बीच में रिलेशनशिप? तो अभी हमने देखा, क्योंकि कांग्रेस जो है पुअर पीजेंट्स लोग चाहते थे कि भाई जो कांग्रेस लीड कर रहा है मुस्लिम ये सिविल डिसोबीडियंस में, तो हमारी मांगे को पूरी किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस तो बेचारा स्थिति उसकी साफ सुशुदंदर वाली थी कि भाई उसकी वो मानूं कि इसकी मानूं, तो वो अपना कांग्रेस समझा कि बेटर है कि रिच वाली को, क्योंकि उससे फिनांस भी मिल रहा है और वो सारे सपोर्ट ला रहा है हमारे सिविल डिसोबीडियंस में, तो इसलिए उसको ज़्यादा वैल्यू दिया गया इन कंपेरिजन टू पुअर। इसलिए लास्ट लाइन लिखा गया है कि पीजेंट्स और कांग्रेस के बीच में रिलेशनशिप जो है अनसर्टेन ही रह गया, अनिश्चित ही रह गया, है ना। बेचारे पुअर करते भी क्या, ऐसे भी आज के दिन में जो है गरीबी लोग जो है ज़्यादा सताया जाता है आज के भी पूरी दुनिया में। ये हमारे भारत की वसनीय है, यही तो दयनीय स्थिति है। लड़ने के लिए लड़ते हैं कि भाई हम सोशलिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, दिस दैट, लेकिन स्थिति वहीं के वहीं है, ठीक है। तो ये सारी बात होगी पीजेंट्स के केस में, हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देख लिया। अब बात आती है सिविल डिसोबीडियंस में एक और क्लास आती है, वो आती है बिजनेस क्लास। तो बिजनेस क्लास में कैसे इन लोग जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो है रिलेट करते हैं अपने आप को, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देख चुके थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रीज का जो है ह्यूज प्रॉफिट हुआ था। क्यों ह्यूज प्रॉफिट हुआ था? क्योंकि पूरी दुनिया जो है
लड़ाई में व्यस्त है, इंडस्ट्री चौपट है, खाने के लिए नहीं है, तो इंडिया के पास एक अवसर मिल गया कि भैया यहाँ पर जो है प्रोडक्शन करो। मांग बढ़ रही थी फैक्ट्री में कि प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन करो, तो यहाँ के मर्चेंट्स लोगों को, यहाँ के इंडस्ट्री लोगों को मौका मिल गया, अरे प्रोडक्शन करो, मेरी मांग हो रही है बॉर्डर पे तरह तरह के देश में। पूरा मैंने धून करके जिसको बोलते हैं ना पैसा कमाना, इंडस्ट्री लोग खूब उस समय जो है पैसा कमाया, है ना, खूब पैसा कमाया। तो अब पैसा कमाने के साथ साथ उन लोग चाहते थे कि भैया कि सपोज कर लो मेरा इतना ही एरिया में जो है बिजनेस है, वो चाहता था कि आप लालच बढ़ गया कि भैया अब इतना नहीं, इतना एरिया में बिजनेस फैलाए, एक्सपैंड करूँ बिजनेस ले। तो इसके लिए एक्सपैंड करने के लिए यहाँ पर परमिशंस चाहिए थी, रिस्ट्रिक्शंस थी, किसकी, ब्रिटिश की। तो वहाँ पर कहते थे कि भैया तुमको इतना ही एरिया में दिया गया है, परमिशन इतने करो, इतना एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, एक्सपैंड करोगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी। बहुत तरह की उसमें उलझन थी। तो उन लोग इस उलझन से पार निकलना चाहते थे, रिस्ट्रिक्शंस को खत्म करना चाहते थे, और उनको एक मौका मिल गया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कि भैया अब डिसओबे, तुम्हारा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, अब हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू हो गया। अवज्ञा, सभी नए अवज्ञा आंदोलन चालू हो गया है, अब कूद पड़े हम, तेरी भाड़ में जाए लॉस, है ना। तो ये सोच पड़े और वो बिजनेस लोग जो है इस मूवमेंट्स में कूद पड़ते हैं, राइट। तो ये यहाँ पर बात बन करके आती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या उन लोग क्या चाहते थे, जो इंडियन मर्चेंट्स लोग थे, इंडियन बिजनेस क्लास के लोग थे, उन लोग चाहते थे कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। उन लोग क्या चाहते थे कि इंपोर्ट, जो हमने बताया कि जो दूसरे देश से हमारे इंडिया में जो आता है दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट, तो जो दूसरे देशों से आता है हमारे यहाँ पर जो सामान जो आती थी, जैसे हमारे सपोज कर लो इंडिया, चाइना से जो चीज़ आते हैं, हम लोग चाइना को ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं, क्यों, क्योंकि सस्ती चीज़ में हो जाती है ना, 800 900 या 1000 रुपया में भी मोबाइल हो जाती है। वही इंडिया में जो है उसका डबल या फिर 1/4 जो है उसका रेशियो जो है रहता है, महंगा रहता है, इसलिए इंडियन चीज़ को जल्दी खरीदते नहीं, कोई सस्ती चीज़ लेना पड़ते हैं। उसी तरह विदेशी चीज़ को जो उसमें लेना चाहते थे क्योंकि वो सस्ता पड़ता था, ठीक है। तो उस कारण से क्या होता था, इंडियन का प्रोडक्शन जो है थोड़ा सा रुक जाता था, हैम्पर करता था, नुकसान होना पड़ता था। तो उन लोग को यही मांग चाहते थे कि भाई इंपोर्ट गुड्स को बंद कर दिया जाए, हम लोग को प्रोटेक्शन दिया जाए, है ना। एंड रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज जो है, जो भी इंडिया का एक्सचेंज रेट है, सपोज कर लो डॉलर, अरे इंडिया का जो एक अभी कितना है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन नियर अबाउट 76 या 77 रुपीज़ $1 है ना। आप लोग चेक कर लेंगे, मुझे अभी करंट डाटा नहीं पता है, तो लगभग इतना होता है, मैं अराउंड बता रहा हूँ अप्रॉक्स। तो $1 लेने के लिए, या $1 यानी उनके लिए ₹1 है, अब उनका ₹1 लेने के लिए हमको 76 रुपया उनको देना पड़ेगा, तो नुकसान हमको हो रहा है ना। अब मान लो कि करोड़ों रुपया उनके यहाँ से लाएंगे तब तो फिर कितना पैसा हमको देना पड़ेगा, तो नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो लोग डिमांड यही कर रहे थे कि भाई जो एक्सचेंज रेट हो रहा है ना हम लोग का, वो थोड़ा सा घटा दिया जाए, ताकि हमको भी मुनाफा हो पाए, हमको बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो इतना हाई रखने का कारण क्या था कि ब्रिटिश लोग जानते थे हाई रख देंगे तो कोई मेरे साथ जो है बिजनेस ही नहीं करेगा, जो भी बिजनेस क्लास है जो है हमारे अपना प्रोडक्शन जो है ला करके यहाँ हमारे विदेश में बेचेगा नहीं, और विदेशी लोगों को भी जो है फायदा होगा, यहाँ के लोग जो है बम बम होंगे। तो वही आज भी जो है हमारे इंडिया को सोचना चाहिए कि जो भी हमारे देशों में जो आ रहा है, जो चिल्लाया जाता है कि भाई स्वदेशी अपना, स्वदेशी अपना, तो आपको एक कड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। वो एक्सचेंज रेट को कम कर दो या हाई टैक्स कर दो, हाई टैक्स बढ़ा दो, ताकि जो विदेश से जो आता है सामान ना, वो लाने के लिए सोचे। जब यहाँ नहीं आएंगे तो इंडियन का जो भी मार्केट है बूम कर जाएगा, यहाँ के लोग मजबूर होंगे कि यहीं का चीज़ ले, तो इंडस्ट्री लोग भी खुश हो जाएंगे, और हम लोग को आदत हो जाएगी भैया चलो हम लोग जो है अपने किसान भाई को ही, अपने जो है बिजनेस भाई को ही हम लोग फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, है ना। तो ये बात बनेगी। तो इस तरह से वहाँ भी ये सिचुएशन बन पा रही थी, हम लोग देखेंगे कि उन लोग किए थे। तो अब उन लोग क्या किए कि उन लोग अपना एक बिजनेस इंटरेस्ट के लिए उन लोग जो है सेटअप करने लगे इंडियन इंस्टीट्यूशन एंड कांग्रेस इन टुडे एंड द फेडरेशन। ये याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है फिक्की का, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की का फुल फॉर्म आएगा, और ये दो तरह से क्वेश्चन आता है, एक तो फुल फॉर्म आ सकता है और एक आ सकता है कि कब स्थापित हुआ, तो 1927 में स्थापित हुआ फिक्की। आज भी फिक्की चलता है, इसी के तहत जो जितने भी इंडिया में जो है इंडस्ट्री है या से कुछ भी जो है बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी काम करना होता है, तो ये फिक्की के रूल रेगुलेशंस के अनुसार ही करता है। तो उन लोग जो है अपना एक फिक्की ऑर्गेनाइजेशंस बना लिए कि भैया अब तेरा ऑर्गेनाइजेशंस में हमको नहीं चलना, तेरा रूल्स और लॉज के अनुसार अब हमको नहीं चलना है, अब हम लोग बनाएंगे, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हो गया है, अब स्वराज चाहिए, हमको भी इससे छुटकारा चाहिए, अपना राज चाहिए।
इनका मतलब तो यही था। इसीलिए इन लोग जो है बिजनेस क्लास लोग जो है अपना अपना इंडस्ट्रीज जब सेटअप करने लगे और कांग्रेस करने लगे, ठीक है। तो उसमें इसी में जीडी बिरला, जिसको बिरला जो जानते हो ग्रुप, तो उसी समय के लीड किए हुए थे, फिक्की में जो है बनाए थे। उसमें जो बिजनेस क्लास में थे ये भी शामिल थे, बीडी जी, है ना, बीडी जिल्ला जी, ठीक है। लेकिन सॉरी, इसी में क्या था कि उन लोग जो इकोनॉमिक सपोर्टेड, ये सब क्या था कि इकोनॉमिक एंड सपोर्टेड द सिविल मूवमेंट व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च। जब ये फर्स्ट बार लॉन्च हुआ था ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गए थे, उससे पहले जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हुआ था, तो इसमें सारे कोई सपोर्ट किए थे। उन लोग फिनेंशियल असिस्टेंस दिए थे, मदद किए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चालू करने के लिए, है ना। और यही लोग जो थे उन लोग जो है इंपोर्टेड गुड्स को बेचने से मना कर दिए थे। जो भी दुकानदार लोग थे उन लोग भी मना कर दिए थे सिविल डिसोबीडियंस में कि मैं विदेशी चीज़ को नहीं बेचूंगा। लेकिन जब री लॉन्च होता है, फिर बाद में जब दोबारा चालू होता है, तो मोस्ट ऑफ द बिजनेस मैन जो है इसको जो है बट जाते हैं दो रूप में। कैसे बटेंगे वो अभी हम बताते हैं। पहले इस लाइन को मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। तो मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एज ए टाइम व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन ऑफ बिजनेस वुड बी नो लॉन्गर, है ना। तो बहुत सारे इस बिजनेसमैन को, मोस्ट ऑफ द बिजनेस, मोस्ट सारे नहीं कहा गया है, इसलिए मैं बोला कि वेट करो, मैं आगे उसको क्लियर करता हूं कि कुछ बिजनेस लोग जो है स्वराज को किस रूप में देख रहे थे कि एक टाइम आएगा कि जहां पर कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगा और हमारा बिजनेस जो है बहुत ही लंबा चलेगा। तो एज ए टाइम व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन ऑफ बिजनेस वुड नो लॉन्गर, जब तक कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास रहेगा तब तक हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। कुछ बिजनेस मन लोग का ऐसा सोचना था, ठीक है। और जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब खत्म हो करके आता है, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाता है खत्म, तब यहां पर मैंने बताया कि यूनिफॉर्मली इंथुसियास्टिक नहीं थे लोग। जो बिजनेस क्लास के लोग जो थे उन लोग यूनिफॉर्मली, मतलब सब एक तरह से उत्साह उनमें नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमने देखा था कि कुछ बिजनेसमैन लोग ये सोचे कि भैया हम लोग, मान लो कि ठीक है गांधी जी का कोई ठिकाना है भाई, कभी बोलते हैं हो जाएगा, कभी खत्म हो जाएगा। अगर मान लो कि अगर हम सपोर्ट कर देते हैं तो ब्रिटिश लोग देख देख करके अगर ये फेल हो जाएगा, और तो फिर ब्रिटिश लोग देखेगा तू ही तो शामिल था, रे ले पकड़ के मार, इसको खत्म कर, तो परेशान करेगा ब्रिटिश लोग। तो इस डर से कुछ जो है उसमें सपोर्ट नहीं किए थे, और कुछ ये सोच करके सपोर्ट किए थे कि भैया जो ये सिविल डिसोबीडियंस में चालू है, तो हमारे जब तक ये रिस्ट्रिक्शंस हमारे बिजनेस पर है तब तक हम हमारे बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो ये रिस्ट्रिक्शंस को खत्म करना है, और रिस्ट्रिक्शन को खत्म करने का हमको एक मौका मिला है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसलिए उन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चालू कर लिया। इसलिए बिजनेसमैन भी यहाँ दो ग्रुप में बढ़ गए थे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोला दे वेयर एप्रीहेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज। उन लोग डरते थे, चिंतित थे, भयभीत थे कि मिलिटेंट एक्टिविटीज हो जाएगा, लोग जो है उस पर जो है उपद्रवी लोग जो है हावी होगा, ब्रिटिश लोग एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, हमारा जो है बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। सोशलिज्म का जो उसमें जो है बहुत सारा जो है प्रभाव चल रहा था। देखेंगे हम लोग HSRA जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो है बनता है, एसोसिएशन बनता है, हमारा सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह ये सब मिल करके जो बनाते हैं सोशलिस्ट ग्रुप बनाते हैं बाद में, है ना। तो उनका भी प्रभाव पड़ रहा था। तो ये सारे सोच करके जो है यूनिफॉर्मली उन लोग इंथुसियासी नहीं था, इसीलिए यहाँ पर टर्म दिया यूनिफॉर्मली इंथुसियासी। अगर रहता फॉर्मली सब एक साथ हैं, खुश हैं, तब तो ठीक था भाई। अरे बस में तो ये बात बनती है, इसीलिए जो है वहां पर भी हमने देखता है। अब जो है वो तो बात हो गई भाई बिजनेस क्लास का। अब बात आती है इंडस्ट्रियल क्लास का, मतलब कि हर क्लास का लोग जो है इसमें दुखी हैं और शामिल होते हैं, लेकिन शामिल होते हुए भी जो है फिर उनका जो है उत्साह कमजोर पड़ जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म करने के बाद। जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जाते हैं तो सबका दिल टूट जाता है, ये क्या कर दिए गांधी बाबा, है ना। तो यही चीज़ होता है। तो सिविल डिसोबीडियंस में क्या होता है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट। देखो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास
वर्किंग क्लास मतलब जो भी इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स लोग हैं उन लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सपोर्ट नहीं किया था। केवल एक जगह नागपुर के रीजन का, जो नागपुर एरिया जो है आप महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ के लोग जो हैं यहाँ तो उन लोग क्या किए कि इंडस्ट्रीज लोग जो हैं वर्कर लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। तो क्यों नहीं किए थे भाई, क्यों नहीं किए थे? सपोज कर लो कि आप जो है एक घर में रहते हो, ठीक है, एक घर में रहते हो तो दो भाई है, तो एक भाई को देखते हो कि मम्मी पापा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या कोई परिवार खूब उनको लाड प्यार करते हैं और तुम्हें जो है उतना प्यार नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं, तुम्हारी जो भी सजेशन देते हो या करते हो तुमको इग्नोर कर दिया जाता है, ये आपके बड़े भाई का ही सजेशन या सारी चीज़ लिखा किया जाता है। तो अब मान लो कि कुछ विषय सीरियस विषय के ऊपर जो है सब्जेक्ट के टॉपिक के ऊपर तुम्हारे घर में बात हो रही है, सब कोई बैठे हुए हैं और जो है इन्हीं से राय लिया जा रहा है, तुम चुपचाप हो बैठे हुए। क्यों चुपचाप बैठे? तुम जानते हो कि भैया ये तो सब इन्हीं से राय लेगा, इन्हीं की बात मानेगा, तो हम क्यों बेकार में दे, मेरा सजेशन कोई मानेगा नहीं तो क्या करेंगे हम। तो इसीलिए सेम सिचुएशन यहाँ भी होता है कि इंडस्ट्रीज लोग जो होते हैं, जो मालिक होते हैं इंडस्ट्री का, उनका सपोर्ट ज़्यादा होता है कांग्रेस के साथ, और वर्कर्स लोग देखे कि भैया जब मेरा मालिक है उसके साथ है तो हम अगर हम अपनी मांग रखेंगे तो क्या गांधी बाबा या कांग्रेस लोग हमारी मांग को रखेगा? वो तो वही लोग का मांग करेगा। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्री लोग जो है पैसे भी दे रहा है, हर तरीके से उनको मदद भी कर रहा है। अरे बस ने इसीलिए जो है इन लोग वर्किंग क्लास जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अभी मैं बता दिया कांग्रेस के करीब था इंडस्ट्रीज लोग, है ना, उन लोग बेचारे साइड हो गए। लेकिन कुछ अपना भी जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो मूवमेंट चला था सॉरी, तो वो चीज़ भी जो है यहाँ पर वर्कर्स लोगों के सामने जो है वो दिमाग में रहता है कि भैया जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का यहाँ भी चालू कर दो। क्या क्या उन लोग किए थे? तो कुछ वर्कर्स जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे सिविल डिसोबीडियंस में, क्योंकि उनका कुछ अपना एक जो है सेलेक्टिव जो है कह सकते हो, ठीक है, एडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ गांधीयन प्रोग्राम। जो गांधी जी को तो सब पसंद करते थे भाई, तो मूवमेंट में तो सबको भाग लेना ही है, चाहे जैसे ले। तो उन लोग सोचे कि भाई मेरा तो उतना कांग्रेस के साथ नहीं है, चलो गांधी जी चालू किए हैं तो हम कुछ गांधी प्रोग्राम ही इसको लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। तो गांधी का प्रोग्राम क्या था? बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। उन लोग फॉरेन गुड्स को जो है बॉयकॉट करने लगे, है ना, और उन लोग जो है लो वेजेस के खिलाफ जो है लड़ पड़े कि भैया अपने जो हमको इतना मेहनत करते हैं और हमको कम तनख्वाह दिया जाता है, तो कम से कम इस मूवमेंट में तो हम चालू लड़ ही सकते हैं। तो इन्होंने मांग रखा कि भैया कि हमारा जो है लो अगेंस्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ना है ना, पुअर वर्किंग कंडीशंस बहुत खटाया जाता है, इसके खिलाफ जो है हम लड़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो कुछ सेलेक्टिव पोर्शंस था उनका, पुअर जो वर्कर्स थे, इंडस्ट्रीज वर्कर्स थे, उनका भी कुछ अपना व्यूज था, जिसके कारण इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन लोग कूद पड़े। तो उनका क्या था स्वराज का मीनिंग कि भैया जो है हमारा वर्किंग कंडीशन है इसे आज़ादी दिला दो, स्वराज, है ना, ये लो वेजेस जो कम दिया जाता है इससे मुक्ति दिला दो, स्वराज, है ना। तो इसलिए सिविल डिसोबीडियंस में इन लोग कूद पड़ते हैं कुछ अपना सेलेक्टिव मेजर्स को रखते हुए। और इससे क्या होता है कि सारे जितने भी हैं रेलवे वर्कर्स जो है, डॉकयार्ड्स जो है, सारे लोग जो है वर्कर्स लोग क्या करते हैं, स्ट्राइक पर चले जाते हैं। छोटा नागपुर माइंस, ये जो हमारा देखते हो जैसे हमारा छोटा नागपुर जो एरिया है, झारखंड छोटा नागपुर है, तो वहाँ पर टीन माइंस है। टीन माइंस कहाँ पर है? ये जो है जमशेदपुर में। तो वहाँ पर भी सारे लोग वर्कर्स जो गांधी कैप लेकर के प्रोटेस्ट करने लगे इस मूवमेंट को ये शो करने के लिए कि गांधी जी के साथ हम हैं, उनका जो भी व्यू है हम उसको पूरा करने के लिए सड़क पर उतरे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। लेकिन फिर यहाँ बात आ जाती है कांग्रेस वाज रेलिंग टू इंक्लूड वर्कर्स। जिस तरह से हम देखे थे पुअर पीजेंट्स को जो है शामिल नहीं किए थे उनका मांग को, तो यहाँ पर जो भी है गांधी कांग्रेस जो है उनके डिमांड को, जो वर्कर्स लोग थे उनके डिमांड को मानने के लिए उतना इच्छुक नहीं थे। क्यों? क्योंकि सपोर्ट तो और पैसा किनसे मिल रहा था? इंडस्ट्री लोग से थे। अगर इनकी बात रखेंगे तो फिर नाराज हो जाएंगे इंडस्ट्रीज लोग, इसलिए इनकी बात को भी जो है उन लोग डिनाइड कर दिए जाते हैं, राइट। यही बात बनती है। अब जो है एक इंपॉर्टेंट फीचर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इंपॉर्टेंट इसमें फीचर्स देखने को मिलता है कि इसमें लार्ज स्केल प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। इन दिस मूवमेंट वुमेन्स वेयर टू पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स,
अब तक इतने लार्ज नंबर पर जो है वुमेन को देखने को नहीं मिला था। इवन जो पहले देखा भी गया था तो कुछ सेलेक्टेड शहर से निकल के आती थी, लेकिन अब देखते हैं गांव से भी महिलाएं लोग निकल करके जो है इस मूवमेंट में शामिल हो जाती है। तो गांव में वैसी महिलाएं निकलती है, सब महिलाएं नहीं निकल के आती है। कुछ जो पढ़े लिखे जो अमीर खानदान के जो बहुएं होती हैं वही जो है सड़क पर निकल के आती हैं। क्यों? उनका विजन था कि भाई गांधी जी सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट चालू किए हैं, तो गांधी जी को उन लोग बहुत प्यार करते थे, मानते थे कि उनको एक बुलावे पर सबको जो है इस मूवमेंट में शामिल कर हो जाते हैं। ठीक है, उनको सुनने के लिए सारे लोग जो है उमड़ पड़ते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने देखा था कि सॉल्ट मार्च जैसे जैसे होता है, जहाँ जहाँ गांधी जी रुकते हैं तो वहाँ पर औरतें लोग जो है आ करके जो है उनको घेर लिए जाते हैं। ये देखिए फिगर में कितने सारे औरतें लोग जो है, ये देख रहे हो आप फिगर में कितने सारे लोग जो है औरतें लोग आपको नज़र मिल जाएंगी देखते हुए। देखिए यहाँ पे है ना, सारे लोग कि गांधी जी को केवल सपोर्ट करने के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ है। चलिए अब यहाँ पर एक और बात निकल के आती है, क्या है? गांधी दिव्यांगुस उन लोग जो है गांधी जी के कॉल पे उन लोग क्या किए, उन लोग जो है वुमेन लोग जो है अपने ड्यूटी समझे कि ये मेरा एक फर्ज बनता है कि भैया जो है नेशंस के लिए अपना सर्विस देने के लिए जाए, गांधी जी बुला रहे हैं तो हम लोग को ये सर्विस देना है। इसलिए महिलाएं लोग जो है निकल पड़ती हैं घर से। ठीक है, समझ में आ रही बात? हाँ, तो अब यहाँ पर गांधी जी क्या होते हैं कि वाज कन्विंस्ड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम। ठीक है, तो अब जो है गांधी जी जो हैं कहे हैं कि ड्यूटी वुमेन का जो एक फर्ज होता है कि आप अपने घर को देखिए, है ना, आप अपने जो है एक माँ, अच्छी माँ बनिए, एक अच्छी पत्नी बनिए। ये सारी चीज़ जो है औरतों को उस समय कही जा रही। और तो गांधी जी इस तरह से कहे थे कि भाई औरतों के बारे में। तो कांग्रेस भी क्या था इसमें जो है, बहुत दिनों तक देखते होंगे कि कांग्रेस में जो है वुमेन का पोजीशन अच्छी नहीं होती है और उसमें बहुत से महिलाओं को भी शामिल नहीं किया जाता है बहुत दिनों तक, क्योंकि औरतों को जो है घर में रहने के लिए ही सजेशन दिया जाता था, है ना। तो वो सारे चीज़ वुमेन के साथ घटती है, जो हमारा इतिहास भी है। वुमेन के साथ अच्छा व्यवहार तो कभी इक्वालिटी का हम लोग किए ही नहीं थे उस समय भी। लेकिन इतने सारे चीज़ होने के बाद भी हम देखते हैं कि कुछ लिमिटेशंस हो जाती है, कुछ बाध्यता होती है सिविल डिसऑर्डर्स मूवमेंट में, है ना। तो ये सारी चीज़ क्या होते हैं कि स्वराज को जो है सारे लोग जो है जितने भी ग्रुप्स के लोग होते हैं वो सारे अपने अपने हिसाब से मीनिंग को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। तो सारे कोई अपने अपने हिसाब से करेंगे तो फिर तो वही बात हो गई ना कि सक्सेस तो होगा ही नहीं। हम चले थे बाराती निकलने के लिए कि भैया सब जो है जल्दी पहुंचेंगे, एक लाइन में एक गाड़ी की अच्छी तरीके से जाएंगे। अब जो है अपने अपने मन से जो है बाराती जाना है तो कोई दो कदम गया, उठ करके कोई ठेला पर चना खा लिया, कोई शराब पी लिया, कोई डांस कर रहा है, कोई कर रहा है, और पहुंचे लेट से। दूल्हा दुल्हन जो है मिली 12 बजे, शादी हुआ पता नहीं, खाना भी बासी हो गई और आधा खाए आधा जो है सो गए। तो सब क्या हुआ कि निकले थे खुशी के लिए लेकिन सब डिस्टर्बेंस हो गया। उसी तरह से सिविल डिसऑर्डर्स भी निकला था, खुशी खुशी से इनकी बाराती निकला था और सब अपने अपने हिसाब से डांस कर रहे थे, मस्ती ले रहे थे कि भैया हमारा ये होगा, उस बार आ जाएगा, ये आएगा। तो कहाँ से सक्सेस हो गए? वही बाराती वाला जो है खाना बचेगा नहीं बचेगा वाला हिसाब वाला है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी होता है, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे तो गांधी जी कहे थे इस मूवमेंट में सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कि गांधी जी बोले थे कि भाई स्वराज की कल्पना तब तक नहीं की जा सकती है जब तक कि इस समाज में सबसे बड़ी बुराई जो है हरिजन के रूप अनटचेबल्स के रूप में है, जब तक उसको दूर नहीं करेंगे तब तक जो है स्वराज की कल्पना पूरी नहीं की जा सकती है। तो अनटचेबल्स लोग कौन थे? जिसको हम लोग अछूत लोग बोलते थे, जिससे उसमें जो हाई कास्ट के जो हिंदू लोग थे अपने आप को ऊपर समझते थे कि भाई, और नीच हिंदू लोग जो होते थे उसको नीच कास्ट के समझते थे कि भाई जो जहाँ छू देगा, जहाँ आ जाएगा तो मुझे अपवित्र कर देगा, ऐसी मानसिकता था उन लोग की। तो ये सोच थी हाई कास्ट के लोगों के बीच में, हिंदू जो भी थे, ठीक है। तो इसको चेंज करना चाहा गांधी जी ने, भैया ये तो बहुत बड़ा, भाई सब तो इंडियंस हैं, हम लोग एक जब तक नहीं होंगे तब तक जो हम आज़ादी की कल्पना, स्वराज की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं जब तक एक होकर के नहीं लड़ेंगे, ठीक है। इसलिए जो है इस अनटचेबल शब्द को गांधी जी ने एक नया नाम दिया जिसको बोलते हैं हरिजन। हरिजन, हरिजन का मतलब क्या होता है? हरि मतलब क्या हुआ? विष्णु को बोलते हैं हरिजन। हरि और जन मतलब क्या होता है? लोग। यानी हम लोग सारे लोग किनके हैं? हरि के हैं, विष्णु के हैं, उनकी संतान हैं,
पालन करता तो वही है। तो पालन कौन करता है? जो संतान होते, पिता होते हैं, माता होते हैं। तो हमारे पिता के रूप में हम लोग सब उनके संतान हैं, वही पालन करते हैं। तो अब जिसको हिम्मत है तो किसी को अनटचेबल्स बोल के देखो। अगर अनटचेबल्स बोलते हो तो इसका मतलब हरि का अपमान कर रहे हो, क्योंकि उनका नाम अब से गांधी जी ने हरिजन बुलाना शुरू कर दिया था। तो क्यों? क्योंकि लोगों का मन और हृदय को परिवर्तित करना चाहते थे। जब तक परिवर्तित नहीं होगा तब तक भी ये भी जो है यूनाइट नहीं हो सकते थे। अगर सब यूनाइट हो जाएंगे तो हमारा मूवमेंट जो है सक्सेस कर जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है, और उस समय जो देखते हैं कांग्रेस में जो लोग थे उसमें हाई कास्ट के लोग जो है बहुत ज़्यादा रहते थे, उन्हीं का जो है बोलबाला होता था, जिनको सनातनी बोला जाता था। इन लोग क्या थे? हाई कास्ट हिंदू थे, ठीक है। तो इन लोग दलित लोगों को इग्नोर कर देते थे कांग्रेस उस समय, क्योंकि यही लोगों का बोलबाला था। तो गांधी जी के बात जो है कहने पर ये सारा चीज़ उनका हृदय चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? तो गांधी जी जो है खुद जो है ऐसा ऐसा काम करने लगते हैं, शो करने के लिए कि भाई देखो जब हम ऐसा कर सकते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो। तो उन लोग जो है क्या करने लगे? अपर कास्ट को चेंज करने के लिए उन लोग एक सोल्यूशन खोजे। क्या सोल्यूशन खोजे? कि खुद से टॉयलेट साफ करने लगे, झाड़ू लगाने लगे, स्वीपर बनने लगे, है ना। तो ये सारी चीज़ करके लोगों को सिम्बलाइज किए कि भाई जब मैं ऐसा कर सकता हूँ तो आप लोग भी कीजिए, आप अपना भी हृदय को परिवर्तित करें। और गांधी जी को देखते हुए बहुत लोग अपने आप को परिवर्तित किए और लोग भी जो है आ जाते हैं। फिर गांधी जी जो देखेंगे और फिर BR अम्बेडकर देखेंगे कि कैसे ये डिप्रेस्ड क्लास को आगे उठाने के लिए काम करते हैं। तो उन लोग क्या किए? इसी में जो है एक तो अनटचेबिलिटी में जो है अनटचेबल्स के जो लीडर्स होते थे, दलित लोगों के जो लीडर्स होते थे, उन लोग बोले कि भाई हमारा ये समस्या जब तक दूर नहीं हो सकता है, जब तक कि हमारा भी एक जो है पॉलिटिकल सॉल्यूशंस नहीं हो सके, हमारा भी एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगा, तब तक ये नहीं हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया? उन लोग डिमांडिंग रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उन लोग करने लगे भाई कि हमारा जो भी एजुकेशन संस्थान है, चूँकि हमने देखा था BR अम्बेडकर भी जब है वो स्कूल जाते थे तो उनको नीचे बेंच पर बैठाया जाता था, सारे बैठते थे ऊपर, हाई कास्ट को लेकर उनको पीछे बैठाया जाता, जबकि पढ़ने में अच्छे थे। और वो जहाँ भी जाते थे उनको जो है पानी पीने नहीं दिया जाता था, भगा देते थे। तो मतलब वो भी जो है एक्सप्लॉइटेड हुए थे बहुत सारे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और उन्होंने भी सोचा था कि समाज की बुराई के लिए मैं लड़ूंगा। इसीलिए जो है उन्होंने जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी से ये मांग रखी थी, है ना। तो गांधी जी नाराज होकर के आगे थे, लेकिन तो हम लोग देखेंगे इसी क्रम में जो है उस चीज़ को हम लोग अब रिलेट करेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर की घटना को, जो वहाँ पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुई थी, ठीक है। उन लोग जो है सेपरेट इलेक्ट्रोड का बात रखे थे, ठीक है ना। उन लोग बोलते थे कि ये जब तक हमारा एक अलग नहीं होगा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, हमको एक पॉलिटिकल ताकत नहीं दी जाएगी, तब तक हम लोग जो है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए जो है ये सारी चीज़ सोच करके जो है दलित लोग जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में अपने आप को लिमिट रखा, उन लोग शामिल नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हिंदू का वर्चस्व था कांग्रेस में, तो इन लोग को सट नहीं देगा। तो इसलिए अनटचेबल्स भी लोग जो है अपने आप को अलग रखे कि भैया जब मैं पूछता हूँ नहीं करते। और वो लोग मांग रखे थे कि भैया हम भी लड़ना चाहते हैं देश के लिए, ये भी करना है, तो कैसे करेंगे? तो इसलिए मांग रखा गया डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, जो उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 में किए थे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन किसने बनाया? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बनाया। कब बनाया? तो 1930 में बनाया। तो यहाँ से हो गया, ठीक है, क्वेश्चन हो गया। तो इसी मुद्दे पर जो है क्लैश हो गया, मतलब झगड़े कुछ हो जाते हैं महात्मा गांधी के साथ। उनको सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो हमने देखा था, किस मुद्दे पर? डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स। यही दलित्स जो अनटचेबल्स जो होते थे उसमें, उसी को हम लोग जो है दलित बोलते थे, जो आज हम लोग भी दलित बोलते हैं लोग, है ना, शेड्यूल्ड कास्ट जिसको बोलते हैं। तो उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर दिया जाए कि मतलब एक जगह जहां पर दलित लोग हैं वहीं के लीडर खड़े होंगे और वहीं के लोग जो है वोट देंगे। और इसी बात पर गांधी जी नाराज हो गए थे, भैया कहे ऐसा देंगे, वही लोग क्यों देगा? मतलब अपने आप को तुम अलग देश, अपने एक अलग सोसाइटी ये तुम मानते हो, जबकि तुम इंडिया का पार्ट हो। हम आपकी बात को मानेंगे, कैसे मानेंगे वो आगे देखते हैं, अभी हम बताएंगे नहीं। तो जब वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से छोड़ करके इस मुद्दे पर आ जाते हैं तो वो डिक्लेयर करते हैं, क्या डिक्लेयर करते हैं? भैया अब तो है, जब तक मेरी जान नहीं निकल जाएगी तब तक मैं फास्टिंग करूंगा, ठीक है, फास्ट अनटू डेथ।
अब सारे लीडर्स परेशान हो गए, यदि गांधी जी मर जाएंगे तो फिर मेरा भविष्य ही खत्म हो जाएगा, कौन लीड करेगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रेशर दिया, जाओ जी जो बनाओ बनाओ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी जो है माफ़ी आए मांगे कि ठीक है। तो फिर गांधी जी भी जो है दोनों जो है सुलह कर लेते हैं कि चले ठीक है आपकी बात को मान लेते हैं, और दोनों के बीच में जो है बात होती है, नेगोशिएशंस होती है, दोनों के बीच में जो सौदाबाजी होती है उसी को हम लोग पूना पैक्ट कहते हैं। ठीक है, पूना पैक्ट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन निकल करके आ जाता है कि पूना एक्ट इनके बीच में हुआ था, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो सितंबर 1932, ये याद रखिएगा। तो जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं उसको अंडरलाइन करते जाइएगा और मार्क में रखिएगा। तो दोनों के बीच में सहमत बन जाता है। तो गांधी जी बोले कि ठीक है आपकी ये मांग को तो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात तो हम नहीं मानेंगे, रिजर्वेशन आपको देते थे, रिजर्वेशन की सीट हम बढ़ा देते हैं, आप इस एरिया में जितने लोग होंगे यहाँ ठीक है इस रिजर्व कर दिया, यहाँ से कोई भी जो होगा दलित का लोग ही लीडर होगा, लेकिन चुनाव जब वोटिंग देगा तो सारे लोग मिल करके आपको देगा, नहीं कि केवल एसी का लोग ही देगा, दलित लोग ही देगा, सब कोई देगा। सेपरेट इलेक्टोरेट जैसे आज भी हम लोग देखते हैं रिजर्वेशन सीट रहता है एसटी एसी ओबीसी और महिलाओं के लिए रहता है हर चुनाव में, उसी तरह उसमें कर दिया, दोनों के बात में सहमति बन जाती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग पूना एक्ट। तो क्वेश्चन भी आ जाता है व्हाट इज पूना एक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ वहाँ पर निकल करके आता है। अब लास्ट हम लोग देखेंगे कि सब को देख लिए तो भाई जो है हमारा बड़ा भैया जो मान लीजिए इसको बड़ा भैया बोलते हैं तो खुश भी हो जाएगा लोग। तो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो था ये लोग भी खपाते सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को साथ नहीं दिए थे। क्यों नहीं दिए थे? क्योंकि हम देखे थे इन लोग अपने आप को माइनॉरिटी समझते थे कि जिस तरह से चुनाव होता था और जिस तरह से जो इनको इग्नोर किया जाता था, तो इनके लीडर जो होते थे सोचते थे कि भैया जो है हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ लोग हैं, हमारी बात को कभी सुनी नहीं जाएगी, हम हमेशा उपेक्षा होगी, इसलिए हमारा जो है सेपरेट एक अलग देश हो जाना चाहिए। ये सारी चीज़ बात उन्होंने रखा था। जिस तरह से उन लोग देख चुके थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में और खिलाफत मूवमेंट में कैसे जो है उनके जो है व्यूज़ को जो है कुछ लीडर्स जो है अपोज किए थे कि भैया जो है इसमें गांधी जी को अपोज किए थे कि भैया इसमें शामिल मत होइए, इनका अपना मुद्दा है, अपना धार्मिक चीज़ है, आप मत लड़िए। तो मुस्लिम लोग जो इससे कांग्रेस से जो है बहुत ही खपाते कि भाई जो है हमारे पक्ष में रहने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है दोनों के बीच में सहमति बाद में बनती है 1927 में, और जो है क्लैशेस जो है खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब इसमें भी ये देख करके आते हैं।